फोटोसिंथेसिस पे बहुत बार पढ़ चुके हैं सब लोग। बेसिक आइडिया जो है सबको रहता है कि फोटोसिंथेसिस में सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को कंबाइन करके ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है लाइक ग्लूकोज। अब यहाँ पे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में डिफरेंस क्या रहेगा, दैट जो कोई भी इन केस ऑफ केमिस्ट्री के हिसाब से जो भी डेफिनेशन है वो आपको पता है, जनरल आइडिया रहता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक यानी क्या रहता है। बायोलॉजी में अपन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में डिफरेंस क्या बताएंगे, एक कोई भी कंपाउंड जो अपने या कोई भी केमिकल या एलिमेंट कहे जो अपने लाइफ साइकिल में कभी भी एक लिविंग सेल के अंदर एंटर नहीं होता है, ठीक है, वो सभी की सभी कंपाउंड या एलिमेंट्स जो है उसको अपन क्या कहेंगे, इनऑर्गेनिक। एंड वो कंपाउंड्स या केमिकल्स जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर असेंबल हो रहे हैं या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म या एक लिविंग सेल खुद बना रही है उसको अपन क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक, ठीक है। जैसे फोटोसिंथेसिस को डिफाइन करते समय अपन हमेशा क्या वर्ड यूज करते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, अब यहाँ पे ये जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है, मेजॉरिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो रहता है वो एनवायरमेंट में ऑलरेडी प्रेजेंट है। दूसरा, ह्यूमन रेस्पिरेशन या एनिमल की जो रेस्पिरेशन है उसके थ्रू भी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। एंड थर्ड, जहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व नहीं रहते, वॉल्केनिक इरप्शन, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल एंड इसके अलावा और जहां कहाँ पे भी किसी भी वुड कहे या कोई भी लिविंग चीज का अगर बर्निंग होती है, ठीक है, तो ये बर्निंग करते टाइम पे वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। और ऐसे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस रहते हैं नेचर में आजू बाजू में, जो रिएक्शन का बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, ठीक है। एंड वाटर की साइक्लिंग तो सबको पता है कि वाटर वेपर्स बनते जाएंगे, फिर उनका कंडेंसेशन होगा एंड फिर से वो वाटर के ड्रॉपलेट के फॉर्म में जमीन पे आते हैं। तो पॉइंट इज, इन दोनों कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक कहने के पीछे मीनिंग क्या है कि ये जो भी कंपाउंड्स है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के इन्वॉल्वमेंट के बिना साइकिल हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कार्बन साइक्लिंग एनवायरमेंट चैप्टर जो रहेगा उसमें डिटेल मतलब एंड में जो भी 12 का सिलेबस है वहां पे एनवायरमेंट चैप्टर है जहां पे हर बायोमोलिक्यूल्स जो है, ठीक है, उसमें से कुछ बायोमोलिक्यूल की या पर्टिकुलरली एक एलिमेंट की जियोकेमिकल साइकिल आपको स्टडी करने को है, जहां पे मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे कार्बन, ठीक है, CO2 में मेन चीज क्या है, कार्बन। तो ये कार्बन किस तरीके से सर्कुलेट होता है पूरे सिस्टम में या पूरे एनवायरमेंट में, इसका डिटेल में स्टडी आपको है। पॉइंट इज कि ये रीजन की वजह से इन दोनों को क्या बोला है, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट या इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल। अब ग्लूकोज को अपन ऑर्गेनिक मैटर क्यों कहते हैं, क्योंकि ग्लूकोज कौन बना रहा है, प्लांट से, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितनी भी चीजें बनेंगी उन सबको अपन क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, सो ये जो कि वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड है उन सब से क्या बनेगा, ग्लूकोज, C6H12O6। ओके, सो ये बेसिक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है जिसका कन्वर्शन बाद में स्टार्च में होगा एंड ये स्टार्च जो है प्लांट के वेरियस पार्ट में स्टोर होता है, रूट स्टेम लीव्स तो पता है, एंड दूसरा सीड, जो भी सीरियल या अनाज अपन खाते हैं उसमें व्हाइट चीज क्या रहती है, स्टार्च। एंड स्टार्च क्या रहेगा, इट इज अ पॉलीसैकेराइड या एक ऐसा चेन जहां पे बहुत सारे ग्लूकोज एक दूसरे से अटैच रहते हैं, बट ये जो भी ग्लूकोज की चेन्स रहती है स्वीट नहीं रहती एंड दे आर नॉट रेडिली सोल्यूबल इन वाटर। ओके, अब फोटोसिंथेसिस का जो अलग अलग एस्पेक्ट है, ठीक है, क्लोरोफिल, सनलाइट, ये सब चीज सबको पता है। अब यहाँ पे सबसे मेन चीज क्या रहेगी, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। सो क्लोरोप्लास्ट एक प्लास्टिड या सेल ऑर्गेनेल हुआ जहां पे दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है एंड ये इसके अंदर एक जो भी फ्लूइड प्रेजेंट रहेगा या मैट्रिक्स प्रेजेंट रहता है। ओके, सो ये मैट्रिक्स वो होगा जहां पे एंजाइम्स और बाकी की चीजें प्रेजेंट रहेंगी। जो भी स्टार्च बनता है, मतलब ये ग्लूकोज का अल्टीमेट कन्वर्शन किसमें होगा, स्टार्च में। आगे चल के इससे क्या बनने वाला है, स्टार्च। तो ये स्टार्च की ग्लोब्यूल या फिर ग्रैन्युल्स जो रहते हैं वो इस मैट्रिक्स में एम्बेडेड रहेंगे। ओके, अब इसके अलावा यहाँ पे और कौन सी चीज रहेगी, एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर रहता है जिसको कहते हैं थाइलाकॉइड एंड ये थाइलाकॉइड जो रहते हैं वो एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से एसोसिएटेड रहेंगे, ठीक है।
सो ये जो भी पार्ट हुआ इसको क्या कहते हैं, एक ग्राना या फिर ग्राना, ठीक है। ये जो पार्ट है इसको क्या कहते हैं, ग्रानम प्लूरल, ग्रानम सिंगुलर एंड ग्राना मींस प्लूरल। सो ऐसा एक ही नहीं, ऐसे स्टैक्स जो रहते हैं, ठीक है, जैसे एक के ऊपर एक कॉइन रखने के बाद जैसा दिखता है वैसा ये स्ट्रक्चर है जिसको ग्रानम या फिर कलेक्टिवली ग्राना कहेंगे, और ये एक नहीं रहते, एक से ज्यादा रहेंगे, ठीक है। सो ऐसे बहुत सारे स्टैक्स जो रहते हैं क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट रहेंगे, ओके। अब इसमें से एक ही जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है इसको क्या कहते हैं, थाइलाकोइड। सो ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर रहता है इसको क्या कहते हैं, थाइलाकोइड, ओके। अब थाइलाकोइड का अंदर का पार्ट जो रहेगा वो खाली रहेगा, जहां पे बहुत सारे फोटोसिंथेटिक यूनिट्स प्रेजेंट रहते हैं, एंड ये जहां पे प्रेजेंट रहेंगे ये इसका मेन फंक्शन क्या रहता है कि जो भी लाइट सनलाइट से एनर्जी मिल रही है इस एनर्जी का कन्वर्शन एटीपी या एनर्जी में करना, और आगे चल के ये एनर्जी कहां पे यूटिलाइज होगी, इन फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। अब ये जो भी थाइलाकोइड रहता है इसका मेन काम क्या रहेगा कि यहाँ पे जो भी पिगमेंट फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व रहते हैं वो सारे पिगमेंट्स जो है वो एक सिस्टम बनाते हैं, और ये जो सिस्टम रहती है ये सिस्टम कहाँ पे सिचुएटेड रहेगी, ये वॉल्स ऑफ थाइलाकोइड, ओके। सो प्लांट में फोटोसिंथेसिस करने के लिए दो सिस्टम रहती है, PS1 एंड PS2, ओके। अब ये जो भी सिस्टम है ये सभी सिस्टम ये थाइलाकोइड के वॉल में इस तरीके से एम्बेडेड रहेगी, ओके। एक PS1 हुआ एंड उसके बाद PS2, ओके। अब यहाँ पे ये जो भी है फोटो सिस्टम, शॉर्ट में इसको क्या लिखते हैं, PS। फोटो सिस्टम एक क्या हुआ, ग्रुप ऑफ पिगमेंट, ठीक है। ये ऐसे ग्रुप ऑफ पिगमेंट रहेंगे जो ग्रुप ऑफ पिगमेंट साथ में मिलकर काम करते हैं, ठीक है। अब इन सबको साथ में मिलकर काम करने के या एक सिस्टम की तरह काम करने की जरूरत क्यों है, क्योंकि सनलाइट की इंटेंसिटी दिन भर सेम रहेगी क्या, नहीं, कांस्टेंट नहीं रहती। दिन भर सनलाइट कांस्टेंट नहीं रहता, उसकी इंटेंसिटी भी कांस्टेंट नहीं रहती, एंड जो भी दिन भर में सनलाइट मिलता है उसमें से ज्यादा एनर्जी एब्सॉर्ब करनी चाहिए। इस हिसाब से प्लांट में फोटो सिस्टम डेवलप हुई है, ठीक है। इस हिसाब से प्लांट में फोटो सिस्टम डेवलप हुई है। सो प्लांट में ऑलमोस्ट 4 या 5 टाइप के पिगमेंट मॉलिक्यूल रहते हैं। अब पिगमेंट यानी क्या, ऐसा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको कलर रहता है, एंड जब अपन प्लांट के केस में पिगमेंट डिफाइन करते हैं तो वो ये कंपाउंड हुए जो सनलाइट की कोई ना कोई इंटेंसिटी को एब्सॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है। सनलाइट की कोई ना कोई इंटेंसिटी को एब्सॉर्ब कर सकते हैं। तो इसमें कुछ बेसिक ग्रुप ऑफ पिगमेंट रहते हैं, एक क्लोरोफिल, दूसरा कैरोटीनॉइड, xanthophyll एंड फाइटोबिनेट्स, ओके। अब इसमें से ये 4 ग्रुप ऑफ पिगमेंट बताए, ये ग्रुप है, ये इंडिविजुअल पिगमेंट नहीं, दीज आर ग्रुप्स ऑफ पिगमेंट, ठीक है। क्योंकि क्लोरोफिल एक ही टाइप नहीं रहता, 6 से 7 अलग अलग टाइप के क्लोरोफिल रहते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, सी, डी, ई, एफ। सो क्लोरोफिल के जो है 1 से ज्यादा टाइप रहते हैं, और हर ऑर्गेनिज्म में या प्लांट का अगर अपन स्टडी करते हैं तो वहां पे अल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है। ये 5 ग्रुप बताए थे, हर किसी में ये पिगमेंट का परसेंटेज वैरी करता है, एंड इवन विद इन द ग्रुप जो भी अपन ने टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म ये ऐसे ग्रुप बताए, हर ग्रुप में भी अलग अलग प्लांट में डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। जैसे वहां भी बताया था क्लासिफिकेशन के टाइम पे कि हर एक सेल में एक क्लोरोप्लास्ट रह सकता है, अल्गी के केस में जो एग्जांपल बताया था क्लैमरोमोनास का, या एक मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल ये जो प्लांट हुए एडवांस प्लांट, ये एडवांस प्लांट में एक सेल में 100 से 200 क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और उस हर क्लोरोप्लास्ट में ये स्ट्रक्चर कॉमन रहेगा, एंड इन सब के अलावा यहाँ पे खुद का इनका डीएनए रहता है। क्लोरोप्लास्ट हैव देयर ओन डीएनए, ठीक है। सो ये जो भी डीएनए रहता है ये कैसा रहेगा, सर्कुलर, ठीक है। सो ये जो भी डीएनए है
इनके पास वो इंफॉर्मेशन रहती है जो प्रोटीन क्लोरोप्लास्ट में स्ट्रक्चरल या स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। वो सभी प्रोटीन कैसे बनाने हैं इनकी इंफॉर्मेशन क्लोरोप्लास्ट डीएनए में रहेगी। ओके, और इसका यूज करके यहाँ पे वो सभी पार्ट बनेंगे जो नेसेसरी रहते हैं। ओके, अब यहाँ पे ये 4 ग्रुप ऑफ पिगमेंट बताया। हर ग्रुप ऑफ पिगमेंट में बहुत अलग अलग टाइप रहते हैं। अब इन सब में एक चीज याद रखना कि ये जो भी फाइकोबिलिन ग्रुप है, फाइकोबिलिन इज मोर अबंडेंट इन अलगी देन रेस्ट ऑफ द प्लांट ग्रुप। ओके, बाकी जितने भी प्लांट ग्रुप है उनके कंपैरिजन में फाइकोबिलिन जो है वो किस पे पाया जाता है, अलगी में। ठीक है, क्योंकि अलगी वाटर में रहते हैं एंड वाटर एयर मीडियम के बाद जब वाटर मीडियम में सनलाइट जाएंगी, ठीक है, तो रेडिएशन जो है वो कुछ डिफ्लेक्ट होंगे। ये फाइकोबिलिन वाला पिगमेंट्स जो है वो अलगी में ज्यादा अबंडेंट रहते हैं, बाकी प्लांट में नहीं। सो अलगी में वाटर में वो एयर मीडियम से वाटर मीडियम में जब भी रेडिएशन जाते हैं सनलाइट के, तो उसके बाद वो जो भी रेडिएशन प्लांट तक पहुंचेंगे, अलगी तक पहुंचेंगे, उससे ज्यादा रेडिएशन एब्सॉर्ब करने के लिए ये पिगमेंट डिजाइन हुए हैं। बाकी जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट या जो भी अपन फल सब्जियां खाने वाले प्लांट हैं, वो सभी प्लांट में ये 3 पिगमेंट जो रहते हैं उनका परसेंटेज ज्यादा रहता है। अब प्लांट को इतने ज्यादा पिगमेंट और इतने अलग अलग डायवर्सिटी वाले पिगमेंट की जरूरत क्या रहती है? ओके, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा रेडिएशन एब्सॉर्ब करना, जिससे ज्यादा से ज्यादा एनर्जी का हार्वेस्टिंग होगा। ओके, अब यहाँ पे ये सब करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि अपन जिस चीज को अपन लाइट या रेडिएशन कहते हैं वो यानी कौन सा हुआ? विजिबल लाइट। ठीक है, एंड विजिबल लाइट की रेंज क्या रहती है? 400 to 700 नैनोमीटर। ये क्या उसकी वेवलेंथ। ओके, जो भी विजिबल लाइट रहता है या जो भी लाइट अपने को दिखता है या जिसकी वजह से अपने को कलर परसीव हो रहा है, ये सभी लाइट की रेंज क्या रहती है? 400 to 700 नैनोमीटर। अब ये जो भी लाइट है रेंज बहुत बड़ी है। अगर कोई एक ही टाइप ऑफ रेडिएशन अगर कोई पिगमेंट एब्सॉर्ब कर रहा है तो फोटोसिंथेसिस का जो भी आउटपुट रहेगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, फोटोसिंथेसिस का जो भी आउटपुट है वो कम होगा। ऑब्वियसली दिन भर में एक ही खाना खाओगे तो एनर्जी उतनी लगेगी क्या, या एनर्जी का रिक्वायरमेंट कोई कम होने वाला है क्या? नहीं। ओके, सो इसीलिए अलग अलग वेवलेंथ की एब्सॉर्ब करने के लिए यहाँ पे अलग अलग पिगमेंट जो है वो डेवलप हुए। सो कुछ पिगमेंट जो है वो 400 के आसपास में एब्सॉर्ब करेंगे, देन उसके बाद 500 एंड 600 एंड 600 एंड बिटवीन 700। सो ये अलग अलग रेंज जो है, सो जितनी डायवर्सिटी रहेगी अलग अलग रेडिएशन एब्सॉर्ब करने की, उतना ज्यादा क्या बनेगा? आउटपुट। ठीक है, उतना ही आउटपुट जो है वो ज्यादा रहेगा। ओके, सो इसीलिए इतने ज्यादा डायवर्स पिगमेंट की जरूरत रहती है। ठीक है, क्योंकि रेडिएशन जैसे पहले बताया, तो जैसे दिन भर में सेम नहीं रहते, वैसे सीजन वाइज भी सेम नहीं रहता। समर के केस में इंटेंसिटी बहुत ज्यादा रहती है सनलाइट की। रेनी सीजन में उतना ज्यादा डायरेक्ट सनलाइट नहीं आता, क्लाउड्स और इनके बीच में से जो भी रेडिएशन आते हैं उतने ही आएंगे। इंटेंसिटी जो रहती है वो रेनी सीजन में वैरी करेगी एंड विंटर में भी वैरी करती है। तो ये एक बात हुआ। और दूसरा, दिन भर का सुबह से उठते जब भी अब सनलाइट, सबसे पहले सनलाइट सरफेस के ऊपर या अर्थ के ऊपर गिर रही है, वहां से लेके सनसेट होने तक, ये ड्यूरेशन में भी इंटेंसिटी सेम नहीं रहती। बीच में जो पीक पीरियड रहता है वहां पे इंटेंसिटी ज्यादा रहेगी, बाकी पीरियड में मॉर्निंग में और इवनिंग में इंटेंसिटी कम रहती है। सो ये दिन भर फोटोसिंथेसिस कंसिस्टेंटली चालू रहना चाहिए। एनर्जी रिक्वायरमेंट में कोई भी एरर नहीं आना चाहिए, कोई भी क्या कहेंगे, शॉर्टेज नहीं आना चाहिए। इसके लिए इतने ज्यादा पिगमेंट की जरूरत रहती है। ओके, अब यहाँ पे एक चीज हमेशा याद रखना, सभी के सभी मॉलिक्यूल्स जो है वो ये रिएक्शन कैरी आउट नहीं कर सकते। ओके, या ये जो भी रिएक्शन है, ये सभी रिएक्शन कैरी आउट करने में एक से ज्यादा मैकेनिज्म इन्वॉल्व रहता है। ओके, अब मेन पिगमेंट जो रहता है यहाँ पे क्या बताया? फोटोसिस्टम। फोटोसिस्टम में एक रिएक्शन सेंटर रहता है और बाकी के जितने भी मॉलिक्यूल हैं ये सभी क्या प्रोवाइड करेंगे? एसोसिएशन। मीनिंग मेन जो रहता है वो कोई भी क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल रहेगा। ठीक है, क्लोरोफिल ए में भी अलग अलग टाइप रहते हैं जो अलग अलग वेवलेंथ पे रेडिएशन एब्सॉर्ब कर रहा है।
ओके, अब यहाँ पे मेन एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल रहता है जिसको क्या कहते हैं, रिएक्शन सेंटर। ठीक है, अब इसको रिएक्शन सेंटर क्यों बोला है, क्योंकि इसमें वो एबिलिटी रहती है कि ये जो भी रेडिएशन आ रहा है या लाइट एनर्जी आ रही है उसका कन्वर्शन किसमें करना है, केमिकल एनर्जी में। ठीक है, केमिकल एनर्जी यानी क्या, एटीपी। ठीक है, सो केमिकल एनर्जी किसको बोला है, एटीपी को। एंड ये सब किससे हार्वेस्ट होगा, लाइट एनर्जी जो सनलाइट से मिल रही है। ओके, अब यहाँ पे बाकी पिगमेंट का काम क्या रहता है, बाकी पिगमेंट इस फोटो सिस्टम में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है, ये बाकी के जितने भी गोले हैं ये सभी क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वो सभी पिगमेंट जो इस रिएक्शन सेंटर के साथ एसोसिएटेड रहते हैं। सो एक रिएक्शन सेंटर में या एक जो पूरी फोटो सिस्टम है वहां पे 150 से लेके 200 या 250 मॉलिक्यूल, पिगमेंट मॉलिक्यूल सभी मिला के प्रेजेंट रहेंगे। रिएक्शन सेंटर सिर्फ क्लोरोफिल का एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल रहता है, बाकी के ये जितने भी है इन सबको मिला के क्या करेंगे, एसोसिएशन पिगमेंट और एक्सेसरी पिगमेंट और एंटीना पिगमेंट। ठीक है, क्योंकि ये पिगमेंट का काम क्या है, जो भी एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहे हैं ये नेक्स्ट मॉलिक्यूल की तरफ ट्रांसफर करते जाएंगे एंड अल्टीमेटली ये एनर्जी किसके पास जाने वाली है, मेन रिएक्शन सेंटर, दैट इज वन स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्लोरोफिल। ओके, सो इस तरीके से ये एनर्जी का फ्लो जो है वो कहां पे डाइवर्ट हो रहा है, एक रिएक्शन सेंटर की तरफ, दैट इज क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, एंड उसके बाद यहाँ पे एनर्जी या केमिकल जो भी एनर्जी है उसका कन्वर्शन केमिकल कंपाउंड या एनर्जी करेंसी में होता है। ये बेसिक मैकेनिज्म रहता है जिसके थ्रू फोटोसिंथेसिस काम करता है। सो ये सभी पिगमेंट मॉलिक्यूल बना के ये एक सिस्टम बनी है। ऐसे यहाँ पे बहुत सारी सिस्टम रहेगी। ये एक क्या हुआ, थाइलाकोइड, इस चीज को क्या बोला है, थाइलाकोइड, एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। और ऐसे बहुत सारे थाइलाकोइड जो है यहाँ पे एक स्टैक बनाते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टैक्स जो है वो क्लोरोप्लास्ट मॉलिक्यूल में रहेंगे। ऐसे बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट मॉलिक्यूल एक फोटोसिंथेसिसाइजिंग सेल या क्लोरोफिलस क्लोरेनकाइमा सेल्स में प्रेजेंट रहेंगे, जिसके थ्रू ये सभी प्रोसेस जो है वो दिन भर शुरू रहती है। ठीक है, सो ये बेसिक हुआ मतलब इंट्रोडक्टरी पार्ट कि किस तरीके से फोटोसिंथेसिस काम करता है। ओके, अब जाके ये जो भी एनर्जी यहाँ पे जनरेट हुई है, ठीक है, ये सब प्रोसेस में अभी पानी का क्या काम है या वाटर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या काम है कि ये एनर्जी जो भी जनरेट हो रही है ये एक चेन रिएक्शन की तरह है। सो चेन रिएक्शन चलती रहनी चाहिए और ये जो भी चेन रिएक्शन है चलने के लिए वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स चाहिए रहते हैं। सो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स है ये कहां से मिलते हैं, वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करने के बाद। ठीक है, जैसे फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन बताते हैं ना, ग्लूकोज बनता है और उसका बाय प्रोडक्ट क्या रहता है, ऑक्सीजन, जिसकी वजह से अपन जिंदा है। ठीक है, सो ये ऑक्सीजन क्यों बाहर निकल रहा है, क्योंकि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का स्प्लिटिंग होता है। ये सब रिएक्शन होते टाइम पे वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हो जाएगा, जिसकी वजह से O2 गैसियस फॉर्म में बाहर निकलता है। ओके, सो ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो भी एनर्जी चाहिए रहती है वो इस रिएक्शन सेंटर और इस टाइप की असेंबली की वजह से पॉसिबल रहता है। ओके, अब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को स्प्लिट क्यों करना है या वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट क्यों करना है, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन ये सब चेन रिएक्शन कंटिन्यू करने में या कंटिन्यूअस फॉर्म में चालू रखने के लिए जरूरी है। ओके, एंड अल्टीमेटली ये सभी एनर्जी का यूटिलाइजेशन काय के लिए हो रहा है, खाना बनाने के लिए, दैट इज ग्लूकोज। ठीक है, अब ग्लूकोज में क्या है, कार्बन, जो कार्बन कहां से आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सो ये जो भी हाइड्रोकार्बन की चेन बन रही है उसके लिए CO2 एंड वाटर इसेंशियल रहता है और ये इस तरीके से काम करता है। ओके, सो ये बेसिक हुआ इसके बारे में, फोटोसिंथेसिस के बारे में। नहीं यार, ठीक है, रेस्पिरेशन ये एक एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस हुई जिसके थ्रू अपनी बॉडी जो है कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी कंपाउंड जो अपन न्यूट्रिएंट एज ए न्यूट्रिएंट कंज्यूम कर रहा है उसका ब्रेक डाउन करके उससे एनर्जी जब डिराइव करते हैं, ठीक है, उस प्रोसेस को अपन क्या कहेंगे, रेस्पिरेशन। अब यहाँ पे रेस्पिरेशन जो है इसका मेन फंक्शन जो है एनर्जी रिलीज करना है। ये सभी ऑर्गेनिज्म में रहेगा जो भी रेस्पायर कर रहा है,
अब प्लांट और एनिमल में रेस्पिरेशन में मेन डिफरेंस कहाँ पे आता है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन। प्लांट में रेस्पिरेटरी ऑर्गन अलग से नहीं रहता, एनिमल में रेस्पिरेशन के लिए स्पेशल सेल रहेंगे या स्पेशलाइज्ड ऑर्गन रहता है। जैसे मैमलियन ग्रुप या जितने भी एडवांस ऑर्गेनिज्म है, वर्टिब्रेट्स हैं, उनमें रेस्पिरेशन के लिए एक स्पेसिफिक ऑर्गन डेडिकेटेड है, जिसका मेन काम यही है कि एनवायरमेंट से ऑक्सीजन को कंज्यूम करना एंड बॉडी में बाकी की सेल्स को प्रोवाइड करना। अब ये जो भी काम है और एनिमल में स्पेसिफिक ऑर्गन है, बट प्लांट में क्यों है? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट जो रहते हैं, फर्स्ट दे आर स्टेबल स्ट्रक्चर, वो एक ही जगह पे क्या करेंगे, उसमें थोड़ी बहुत मूवमेंट होगी, बट वो लोकोमोशन नहीं करते हैं, ठीक है। प्लांट जो एक ही जगह पे, दूसरा प्लांट में मोस्ट ऑफ द सेल्स जो रहते हैं उनके एक ही सेल में इतना ये सब मशीनरी या ये सब क्या कहेंगे मेटाबॉलिक पाथवेज प्रेजेंट रहेंगे, जिससे सेल की मैक्सिमम फिजियोलॉजी की रिएक्शंस कैरी आउट हो सकती है। ओके, एंड दूसरा हर सेल जो रहते हैं वो कोई ना कोई तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एयर के कांटेक्ट में रहेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल लीफ, ठीक है। सो लीफ जो रहते हैं वहां पे बहुत सारे एयर चेंबर्स प्रेजेंट रहेंगे लीफ के स्ट्रक्चर के अंदर, एंड दूसरा स्टोमेटा, ठीक है। स्टोमेटा वो ओपनिंग हुए जिसके थ्रू एयर जो है वो लीफ के अंदर और बाहर जाएगी। अब यहाँ फॉर एग्जांपल अगर लीफ को अगर अपन कट करते हैं, ठीक है, ये बीच में क्या रहेगा, मस्कुलर बंडल, एंड उसके बाद ये लीफ का लैमिना। सो कोई भी एक एवरेज लीफ जो रहती है वहां पे क्या प्रेजेंट रहेंगे, स्टोमेटा, ठीक है। सो ये जो भी किडनी शेप स्ट्रक्चर या डम्बेल शेप स्ट्रक्चर रहते हैं, इनका मेन काम क्या है, टू फैसिलिटेट इन एंड आउट ऑफ एयर, ठीक है। जो भी एयर अंदर जा रही है प्लांट के अंदर, उसमें से प्लांट कौन सी एयर कंज्यूम करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि वहां पर फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, CO2, एंड CO2 का साइड ऑब्वियसली एनवायरनमेंट से, एंड फोटोसिंथेसिस में जो भी बाय प्रोडक्ट बनता है जो जिसको प्लांट की जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन, वो प्लांट के या लीफ के बाहर जाएगा। सो ये जो भी एक्सचेंज है, ये एक्सचेंज करने के लिए यहाँ पे स्टोमेटा प्रेजेंट रहते हैं, एंड फोटोसिंथेसिस का मेन काम जो लीफ पे हो रहा है वो फैसिलिटेट करने के लिए यहाँ पे स्टोमेटा प्रेजेंट है। सो ये लीफ के बारे में हुआ। अगर अपन स्टेम की बात करते हैं तो यंग एज में या जैसा स्टेम यंग रहता है वहां पे आउटर मोस्ट लेयर जो रहेगी एपिडर्मिस, प्लांट में लीफ, स्टेम, रूट तीनों पार्ट में आउटर मोस्ट लेयर को क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। सो ये जो भी एपिडर्मिस रहती है, ये एपिडर्मिस के ऊपर क्या प्रेजेंट रहेंगे, स्टोमेटा, ठीक है। कहां पे, इन केस ऑफ यंग स्टेम, यंग स्टेम में स्टोमेटा प्रेजेंट रहते हैं। जैसे जैसे स्टेम जो है उसकी ग्रोथ डेवलपमेंट होगी, एज होगी, एजिंग के बाद वहां पे स्टोमेटास जो रहते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं, क्योंकि गर्थ जो रहती है, डायमीटर जो रहता है वो बढ़ता जाएगा। अगर वो ट्री प्लांट है लाइक मैंगो और अशोका की तरह जो ट्री प्लांट रहते हैं, सो उनका गर्थ जो रहता है बढ़ता जाता है, क्योंकि वहां पे सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है। तो सेकेंडरी ग्रोथ होने की वजह से नए नए टिश्यू के लेयर्स जो है वो डेवलप होते जाएंगे, जिसकी वजह से डायमीटर बढ़ेगा। अब यहाँ पे स्टेम, अब ये जो भी ग्रोथ हो रही है इसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ। तो सेकेंडरी ग्रोथ के बाद वहां पे लकड़ी या वुड डेवलप होता है। अब ये वुड के थ्रू जब गैसेस एक्सचेंज करना होता है तो वहां पे बहुत बड़े गैप्स लगते हैं। सो ये जो भी गैप्स है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, लेंटिसेल्स, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, लेंटिसेल्स। अब लेंटिसेल्स जो रहते हैं ये वो ओपनिंग हुए जो स्टेम के ऊपर भी प्रेजेंट रह सकता है, रूट के ऊपर भी प्रेजेंट रह सकते हैं, बट ये कब डेवलप होंगे, ओनली आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ, या जनरली आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ। ओके, सेकेंडरी ग्रोथ जब होती है तब ये गैसेस एक्सचेंज के लिए बनते हैं, ठीक है। सो ये सब बताने का पॉइंट क्या है कि व्हाई प्लांट डू नॉट हैव सेपरेट ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन। प्लांट में रेस्पिरेटरी ऑर्गन होने का रीजन ये है। ओके, अब इसके बाद रेस्पिरेशन की बेसिक डेफिनेशन तो बताइए, सबको बताया। अब यहाँ पे रेस्पिरेशन को अपन दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, या इसको अपन कह सकते हैं कि ये दो स्टेजेस में होता है। फर्स्ट, जिसको अपन क्या कहते हैं, ब्रीदिंग, ठीक है। ब्रीदिंग वो स्टेज हुई जहां पे एनवायरमेंट के साथ कोई पर्टिकुलर टिश्यू
या स्पेसिफिक ऑर्गन्स जो रहते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन, उनके बीच में गैस का एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, सो ब्रीदिंग को अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं? गैसियस एक्सचेंज, सिंपली गैसियस एक्सचेंज with surrounding or between body or organ and its surrounding. Okay, surrounding जो भी है उसके साथ में gases exchange हुआ। एंड सेकंड स्टेप जो रहती है उसको कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ओके, उसको क्या कहेंगे? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अब ये जो भी सेल्यूलर रेस्पिरेशन है, ये वो प्रोसेस हुई जहां पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा और ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन के थ्रू एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, सो ये प्रोसेस को अपन क्या कहेंगे? ऑक्सीडेटिव रिएक्शन, सिंपल वर्ड्स में। ठीक है, और ये कहां पे होगा? दैट ऑकर बिटवीन और विद इन ए सेल। ठीक है, एक सेल के अंदर जो भी रिएक्शन हो रही है वो, और इस चेन रिएक्शन का काम क्या रहता है? टू रिलीज एनर्जी। ठीक है, टू रिलीज एनर्जी। सो प्लांट में या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जब एनर्जी रिलीज करनी हो तो वो कौन सी रिएक्शन परफॉर्म करेंगे? सेल्यूलर रिएक्शन। अब ये प्लांट और एनिमल में डिफरेंस कहां पे आता है? सिग्निफिकेंट डिफरेंस फर्स्ट स्टेप में। ठीक है, क्योंकि प्लांट के केस में इंडिविजुअल या एक स्पेसिफाइड रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं रहता, ये एक चीज रहती है। ओके, और यहाँ पे एक्सचेंज जो रहता है वो बॉडी सरफेस के थ्रू होता है, सेपरेट ऑर्गन के थ्रू नहीं। सो यहाँ पे ब्रीदिंग वर्ड जनरली अपन प्लांट के केस में कभी यूज नहीं करते हैं। ठीक है, जब भी अपन प्लांट के केस में वर्ड रेस्पिरेशन यूज करते हैं, इसका मीनिंग क्या रहता है कि कौन सा रेस्पिरेशन की बात हो रही है? सेल्यूलर respiration, not the respiration which occurs in animal where lungs or gills or other respiratory organ that might have been present are responsible for the exchange of gases between the body and the surrounding. Okay, so breathing और cellular respiration में ये main difference रहता है। अब ये जो भी cellular respiration रहता है, यहाँ पे कुछ substance लगेंगे। Obviously यहाँ पे energy release कर रही है तो वहां पे कोई ना कोई रॉ मटेरियल लगेगा। जैसे आपने को चूल्हा जलाना तो वहां पे लकड़ी एज रॉ मटेरियल लगता है। सो यहाँ पे ये जो भी रॉ मटेरियल रहता है, ये क्या रहेगा? वो सभी फूड या वो सभी बायोमॉलिक्यूल जो एक सेल के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे प्लांट पे ग्लूकोज बनता है, स्टार्च बनता है, सो कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, इसमें से जो भी रॉ मटेरियल वहां प्रेजेंट रहेगा, सभी के सभी रॉ मटेरियल जो है उस एनर्जी डिराइव करने के लिए यूज किए जाते हैं। ओके, अब ये एनर्जी डेरिवेशन की जो भी प्रोसेस रहती है, इसमें बेसिक 3 स्टेप रहते हैं। अब ये इसमें से हर स्टेप जो रहते हैं उसमें से 10 से 12 स्टेप की चेन रिएक्शन रहेगी। अब ये जो भी स्टेप्स रहते हैं, ये उसमें से पहला स्टेप जो रहता है उसको कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। सेकंड स्टेप जो रहता है उसको कहते हैं क्रेब्स साइकिल। एंड थर्ड स्टेप जो रहता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब ये हर रिएक्शन जो है ये 10-10 स्टेप वाली रिएक्शन है। ठीक है, इतने सारे रिएक्शन में जाने के बाद एनर्जी रिलीज होती है। ओके, अब जनरली सबसे इजीली डाइजेस्ट होने वाला मॉलिक्यूल जो रहता है ग्लूकोज। सो बाय डिफॉल्ट ये जो भी कार्बोहाइड्रेट सेल में प्रेजेंट रहेगा उसको अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट किया जाता है? ग्लूकोज में। और ये जो भी ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज जिस सेल प्रोसेस से ब्रेक डाउन होता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, दैट इज ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज। ओके, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन, इसलिए उसको क्या बोला? ग्लाइकोलिसिस। लाइसिस यानी ब्रेकिंग। सो ग्लाइकोलिसिस के बाद यहाँ पे एक एसिड बनता है जिसको कहते हैं पायरुविक एसिड। इतना डिटेल में याद नहीं रखा तो भी चलेगा, बट बेसिक कंसेप्ट क्या याद रखना है कि ये तीनों स्टेप के नाम क्या है और ये कैसे कैरी आउट होती है। तो यहाँ पे ये प्रोसेस के एंड में एक एसिड बनता है, ये एसिड आगे चल के क्रेब्स साइकिल में जाएगा। ओके, अब ये क्रेब्स साइकिल जो है ये भी 10 से 12 स्टेप वाली रिएक्शन रहती है। इसके बाद जो भी
एनर्जी हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल रहता है, ठीक है, क्योंकि ये सभी स्टेप में डायरेक्टली एटीपी मॉलिक्यूल नहीं बनेंगे। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक स्टेप वाली रिएक्शन से एनर्जी रिलीज नहीं होगी। अगर एक ही स्टेप पे रिएक्शन से एनर्जी रिलीज हो जाएगी तो वहां पे हीट और बाकी के कंडीशन स्टेबल नहीं रह पाएंगे, ठीक है। अगर एक ही टाइम पे एनर्जी रिलीज हो रही है तो सेल जो है बर्स्ट हो जाएगी, क्योंकि इतने क्या कहेंगे अनफेवरेबल कंडीशंस सेल जो है वो एक टाइम पे मैनेज नहीं कर पाएगा। सीक्वेंशियल स्टेप में एनर्जी रिलीज करना क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि उसमें से ज्यादा एनर्जी मिले, ठीक है, वेस्ट ना हो। अब यहाँ पे रेस्पिरेशन या कोई भी ब्रीदिंग में या रेस्पिरेशन है, ये रेस्पिरेशन की जो भी प्रोसेस है उसमें से जितनी भी एनर्जी रिलीज हो रही है उसमें से मैक्सिमम एनर्जी इज लॉस्ट एज ए हीट। ओके, ये जो भी एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो रही है इसमें से ज्यादा एनर्जी है जो हीट के फॉर्म में रिलीज हो जाती है, फिर चाहे वो प्लांट रहे या एनिमल रहे। हीट के फॉर्म में रिलीज क्यों हो रही है, क्योंकि ये वो हीट है जो बॉडी को वार्म रखने के लिए यूटिलाइज होगी। जैसे अपना एक एवरेज टेम्परेचर रहता है 37 डिग्री सेल्सियस, जहाँ पे सभी चीजें, सभी एंजाइम और सभी केमिकल रिएक्शन जो है वो आइडियली फंक्शन करते रहेंगे, वैसे प्लांट का भी एक आइडियल टेम्परेचर रहता है। ये जो आइडियल टेम्परेचर है, जो थ्रेशोल्ड टेम्परेचर कहेंगे, थ्रेशोल्ड नहीं बट एक एवरेज टेम्परेचर जो है, ये मेंटेन रखने के लिए वहां पे एनर्जी जो है खर्च करनी पड़ती है और वो एनर्जी इन प्रोसेस से बाहर निकलती है। सो ज्यादा से ज्यादा कोई भी मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है उसमें से ज्यादा एनर्जी जो है वो बाहर निकलनी चाहिए। इसीलिए ये जो भी रिएक्शन है इतनी लॉन्ग और क्या कहेंगे इतने ज्यादा स्टेप्स वाली है। सो पहले दो रिएक्शन में ऐसे कुछ मॉलिक्यूल जो रहते हैं जो एनर्जी को हार्वेस्ट करते हैं, ठीक है। पहले दो रिएक्शन का मेन काम क्या रहता है कि ये मॉलिक्यूल को ब्रेक करते टाइम पे जो भी एनर्जी रिलीज है उनको छोटे छोटे अमाउंट में या एक थोड़े क्या कहेंगे इंटरवल के बाद एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल में हार्वेस्ट किया जाता है। और ये जो भी हार्वेस्ट करने वाले मॉलिक्यूल है ये एनर्जी रिलीज कब करेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन में, जहां पे इलेक्ट्रॉन को एक सीक्वेंस वाइज रिएक्शन के थ्रू ट्रांसफर किया जाएगा। और ये सब जो भी सीक्वेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया जाता है तब ये जो भी मॉलिक्यूल में एनर्जी टेम्पररीली हार्वेस्ट की थी, ये एनर्जी का यूटिलाइजेशन किसके लिए होगा, एटीपी सिंथेसिस, ठीक है, इसके लिए होगा एटीपी सिंथेसिस। ओके, सो जब ये तीन चेन रिएक्शन के बाद कोई भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होगा, तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता है तो उसमें से कितने एटीपी मॉलिक्यूल मिलते हैं, 38 एटीपी, ठीक है। कितने एटीपी मॉलिक्यूल मिलेंगे, 38 एटीपी। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 38 एटीपी मिलने के लिए इतने सारे रिएक्शन के थ्रू जाना पड़ता है किसको, सबस्ट्रेट को। अब ये जो भी सबस्ट्रेट है यानी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ठीक है। अब ये सभी सबस्ट्रेट रेस्पिरेशन में यूज हो रहा है, इसीलिए उसको कौन सा वर्ड यूज करते हैं, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ठीक है। तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन में जो भी रॉ मटेरियल रहेगा उसको क्या कहेंगे, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ओके, सो ये सभी चेन रिएक्शन के थ्रू एनर्जी रिलीज होती है एंड ये जो भी एनर्जी है फिर बाद में यूज की जाएगी। जैसे अभी ये जो दिन भर में अपन जो भी खाना खा रहे हैं, अब ये यही चेन रिएक्शन जो प्लांट में बताई है, ऐसे ही टाइप का सेल्यूलर रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म जो है वो ऑलमोस्ट सभी प्लांट या एनिमल या बाकी ऑर्गेनिज्म में कैरी आउट होता है। माइनर डिफरेंसेस रहेंगे। सेल्यूलर रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म फेयरली मोस्टली एरोबिक ऑर्गेनिज्म में जो है वो सिमिलर रहता है। ओके, एनारोबिक और एरोबिक ऑर्गेनिज्म में ये मेन डिफरेंस रहेगा। एनारोबिक ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में रेस्पिरेशन करते हैं उनमें ये दो स्टेप नहीं होते, उनमें ग्लाइकोलिसिस होगा बट क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन नहीं होती, ठीक है। एनारोबिक ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल बताया कोई, ये बताया क्या एनारोबिक ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल, microorganisms like lactic acid bacteria और simply bacteria, ठीक है। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया जो रहते हैं वो एनारोबिक रहते हैं।
ओके, अब यहाँ पे एनारोब्स यानी वो ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन के एब्सेंस पे ये कैरी आउट करता है। अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन रहता है इसको पार्शियल ऑक्सीडेशन कहते हैं, क्योंकि इसमें से जो कोई भी कंपाउंड एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में है वो कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं होता। और एरोबिक ऑर्गेनिज्म जिनमें ये तीनों रिएक्शंस होती है और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है, इनमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। इसकी वजह से यहाँ पे 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, बट एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में सिर्फ 2 एटीपी मॉलिक्यूल मिलते हैं। इसीलिए सेलुलर रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है उसका इंपॉर्टेंस ये रहता है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को ज्यादा एनर्जी लगती है, इसीलिए ये इतनी लंबी प्रोसेस और इतने सीक्वेंस में एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। ओके, सो ये हुआ किसके बारे में, रेस्पिरेशन के बारे में। ठीक है, इतना